हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो साथियों, आज हम बात करें, हमारे पास नया टॉपिक है और नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं हम। आज हमारी पहली क्लास होगी इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें जो इंडियन इकोनॉमी है उससे सवाल पूछे जाते हैं। करंट के टॉपिक से पूछ लेते हैं, जो इकोनॉमी के करंट के टॉपिक होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं, और जो पुराने क्वेश्चन हैं इकोनॉमी की उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। हमारी पहली क्लास है इंडियन इकोनॉमी की। तो देखते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको हम देखते हैं। हमारी क्लास है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में जानेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी, आप देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मानव विकास सूचकांक है, उसके बारे में जानेंगे। जो मानव विकास सूचकांक है HDI, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कैसे निकाला जाए, जो मानव विकास सूचकांक है उसको किस तरीके से निकाल लेते हैं, तो उसको हम निकालेंगे। HDI बराबर क्या रखें कि हम जो मानव विकास सूचकांक है उसको निकाल सकते हैं। तो HDI में हम रखते हैं पहले प्रति व्यक्ति आय का सूचकांक। जो एक व्यक्ति की आय होती है, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय का सूचकांक निकालेंगे और उसी में निकालते हैं जीवन प्रत्याशा। व्यक्ति का जो जीवन है, किस तरीके से जी रहा है, कितनी फैसिलिटी है उसके पास, उसकी संसाधनों के आधार पर। तीसरा हमारा आता है शिक्षा का सूचकांक, जो प्रति व्यक्ति आय का सूचकांक, जीवन प्रत्याशा का सूचकांक, और एक आता है शिक्षा का सूचकांक। इन तीनों के आधार पर, और इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं 3 से। प्रति व्यक्ति आय का सूचकांक, जीवन प्रत्याशा का सूचकांक और शिक्षा का सूचकांक, इन तीनों को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। इन तीनों को जोड़ने के बाद हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल कर आएगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मानव विकास सूचकांक है। इन तीनों राशियों के आधार पर ही हम HDI का आकलन करते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूचकांक और जो जीवन प्रत्याशा है, इन और शिक्षा सूचकांक, इन तीनों के आधार पर हम HDI का आकलन करते हैं। बात करते हैं HDI का जनक। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको जनक कौन है, उसके जो सबसे पहले आंकड़े जारी करे थे, किसने करे थे, या HDI के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। तो जो HDI है, सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी एक अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक। जो महबूबुल हक हैं, ये एक अर्थशास्त्री हैं और इनका संबंध है पाकिस्तान से। ये महबूबुल हक जो हैं ये कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं। और इनके साथ में एक अर्थशास्त्री थे, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कहाँ के, भारत के। वैसे अधिकतर जो नाम आता है पेपर में पूछा जाता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI का जनक कौन है, तो आपको महबूबुल हक ही लगाना है। पहले नंबर पर जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूबुल हक, उनको ही लगाना है HDI का जनक। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो मानव विकास सूचकांक है, उसके जनक हैं महबूबुल हक। उनके साथ में थे अमर्त्य सेन, इन्होंने उनका साथ दिया था। अब बात करते हैं HDI को कौन जारी करता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो प्रतिवर्ष उसके आंकड़े आते हैं, उनको कौन जारी करता, कहाँ से जारी होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़े,
कहाँ से जारी होते हैं? तो इनको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे एसडीआई के आंकड़े प्रतिवर्ष जारी होते हैं वो यहीं से जारी होते हैं, यूएनडीपी से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एसडीआई के प्रतिवर्ष आंकड़े जारी होते हैं। बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है कि प्रथम बार एसडीआई कब जारी हुआ? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, उसके जो आंकड़े जारी हुए थे फर्स्ट टाइम, वो कब हुए थे? तो सबसे पहले जो प्रथम बार इसके आंकड़े जारी हुए थे वो समय था 1990। 1990 में सबसे पहले एसडीआई के आंकड़े जारी हुए थे और इनको जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब बात करते हैं कि एसडीआई का पैमाना। जो एसडीआई का पैमाना है, जो एसडीआई का पैमाना है, एसडीआई का पैमाने में जो अंक हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो बात करते हैं एसडीआई के पैमाने में जो अंक हैं वो शुरू होते हैं 0 से लेकर और 1 तक। इसी बीच में जो जीवन प्रत्याशा शिक्षा सूचकांक हम जारी करते हैं एसडीआई, तो इसी बीच में जो अंक मिलेंगे एक देश का हम जो एसडीआई निकालते हैं किसी देश का, तो उसके जो आंकड़े होंगे 0 से लेकर 1 तक के बीच में होंगे, 0 से 1 तक के बीच में होंगे। किसी भी देश का जब हम एसडीआई निकालेंगे, जो उसका पैमाना है एसडीआई नापने वाला, तो जो एसडीआई का पैमाना है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहता है। उसके जो अंक आएंगे 0 पॉइंट इतने इतने इतने, या फिर 1 से कम, 1 से अधिक नहीं होंगे और 0, इनके बीच में ही रहते हैं। तो इससे हम एसडीआई का जो मान है वो निकालते हैं। इसके पैमाना 0 से 1 के बीच में रहता। बात कर रहे हैं 2020 में जो एसडीआई के आंकड़े आए हैं, 2022 में 22 की बात करेंगे, 2022 के जो एसडीआई के आंकड़े हैं, तो 189 देशों में, 189 देशों की बात कर रहे हैं, 189 देशों पर ये एसडीआई निकाला गया है। और इसमें पहले स्थान पर जो है नॉर्वे, पहले स्थान पर है नॉर्वे। एसडीआई के आंकड़ों के अनुसार, जो एसडीआई के आंकड़े जारी किए गए हैं यूएनडीपी के द्वारा, उसमें पहले स्थान पर आया है नॉर्वे। और जो भारत की स्थिति है 189 देशों में से हमारी स्थिति है 131। तो जो एसडीआई में अब आप स्थिति देखिए, भारत की स्थिति 189 देशों में से 131 है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें, और इसमें हम लगातार पिछड़ते हुए जा रहे हैं। जो एसडीआई है उसमें हम लगातार पिछड़ रहे हैं। तो पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत की स्थिति 131 है 2022 के आंकड़ों के अनुसार। करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये कि भारत की स्थिति क्या है एसडीआई में 2022 में, तो 131 में पे, और पहले पर है नॉर्वे। इसी में आ जाता है एक अर्थशास्त्री है माल्थस। ये बोलते हैं कि माल्थस का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो माल्थस के सिद्धांत का संबंध है जनसंख्या व पोषण। जनसंख्या व पोषण या खाद्य कह दो। जो अर्थशास्त्री है माल्थस, उनका सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित है, या उनका जो सिद्धांत है और उस सिद्धांत का संबंध किससे है माल्थस का? तो उनके सिद्धांत का संबंध है जनसंख्या पर पोषण और खाद्य। इन्होंने जो माल्थस है, इन्होंने अपने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने निकाला था कि जनसंख्या पर, और जो जनसंख्या है उसके खाने की व्यवस्था क्या है, उसके पोषण में क्या है, उस आधार पर जो माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया था, इन्होंने बताया था
कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, खाद्य पदार्थों की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। माल्थस ने बताया था, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, जनसंख्या प्लस खाद्य व पोषण के आधार पर माल्थस ने अपना जो सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है, खाद्य पदार्थों की जो मात्रा होती है वो खाद्य पदार्थ कम हो जाते हैं। देखते हैं कैसे कम होते हैं खाद्य पदार्थ। अब मान लीजिए खाद्य पदार्थ कम हो गए, जनसंख्या बढ़ गई और खाद्य पदार्थों की मात्रा कम हो गई, आपदा आएगी। आपदा आएगी नहीं आएगी? जब जनसंख्या बढ़ेगी और खाद्य पदार्थों की कमी होगी। आपने श्रीलंका का हाल देखा होगा, यही था, खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और जब खाद्य पदार्थों की कमी हो गई तो आपदा आई। अब आपदा में क्या है कि मानवीय अपराध बढ़ेंगे। अरे भाई, जब आपदा आएगी तो जो मानवीय अपराध हैं वो बढ़ेंगे, उनमें वृद्धि होगी और या प्राकृतिक आपदा आएगी। ये माल्थस का सिद्धांत था जनसंख्या व पोषण पर। इन्होंने बताया था कि जो खाद्य पदार्थ हैं, माल्थस ने बताया था जो खाद्य पदार्थ हैं वो तो बढ़ते हैं समांतर श्रेणी में, खाद्य पदार्थ समांतर श्रेणी में। जो माल्थस ने का सिद्धांत था जनसंख्या व पोषण का, उन्होंने बताया था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो तो बढ़ते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ते हैं, वो तो समांतर श्रेणी में क्रम के अनुसार बढ़ते रहेंगे। जो खाद्य पदार्थ है वो तो समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं और जो जनसंख्या है वो बढ़ी गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में देख लीजिए। डॉट 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 बढ़ती रहेगी। अब आप लगाइए, देखिए खाद्य पदार्थ तो हमारे बढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी में और जो जनसंख्या है हमारी, जनसंख्या बढ़ रही है गुणोत्तर श्रेणी में। अब ये जो बीच का अंतर है, जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है और खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ही तो आपदा आएगी। तो यही सिद्धांत था माल्थस का। माल्थस ने बताया था कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या और पोषण पर अपना सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे वो तो एक समांतर श्रेणी में एक सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो गुणोत्तर श्रेणी में हो रही है। ये माल्थस का सिद्धांत था। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, उसके क्या क्षेत्र हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने बांटा है 3 क्षेत्रों में। हमने इसको डिवाइड किया है इंडियन इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में। 3 क्षेत्रों में बात करते हैं पहले की। तो पहला क्षेत्र है हमारा प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, उसमें क्या आता है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो हम इसमें किसको रखेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में हम रखेंगे कृषि को। जो हमारी जितनी भी कृषि है, कृषि से जुड़े जितना भी कारोबार है कृषि से, वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। इसी में आ जाते हैं वन। जो हमारे वन हैं वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और संपदा, वन संपदा, मत्स्य पालन इसी में आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ईटीसी। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जुड़े जितने भी उत्पाद हैं, आप मान लीजिए खेती का जो काम है प्राथमिक क्षेत्र में आता। अगर आप पशुपालन कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, वनो, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, प्राइमरी सेक्टर। बात करते हैं जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, वो जो हमारी जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें उसका क्या योगदान है? जो भारत की जीडीपी में
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है देख लेते। प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में, जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में सबसे कम, तीन क्षेत्रों की बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार में। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों के में हमने उसको बांटा है। और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, पहला क्षेत्र, जिसमें कृषि, पशुपालन, वन संपदा और मत्स्य पालन सब आते हैं और भी आते हैं, तो उसमें जो जीडीपी में योगदान है इस क्षेत्र का वो सबसे कम है। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। और बात करें जनसंख्या की, तो प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। देखिए आप कृषि में देखिए, बहुत सारे लोग कृषि में लगे हुए होते हैं, जबकि सीमांत उत्पादकता 0 होती है कृषि क्षेत्र में, लेकिन आदमी तो लगे हुए होंगे। कृषि में आप 5 बीघा खेती कर रहे हैं तो मान लीजिए उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं, उत्पादन तो वो उतना ही देगी। अगर 4 आदमी 10 में से बाहर काम करने भी चले जाएं तब भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट देख लीजिए ये प्राथमिक क्षेत्र में जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो काम करती है प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। और जीडीपी में योगदान बहुत कम, जो भारत की जीडीपी है उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या काम करती है इसमें प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। बात करते हैं, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जो द्वितीयक क्षेत्र है। जो द्वितीय क्षेत्र है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, तो इसमें क्या रखा जाएगा। देखिए जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें हम बात करते हैं उद्योग जगत की। जितने भी उद्योग धंधे हैं या मान लीजिए विनिर्माण का काम है, वो हमारा होता है द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में। तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे जितने भी आ गए, फैक्ट्रियां आ गई और विनिर्माण के जितने भी काम हो रहे हैं, तो वो सब हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। और इसमें बात करते हैं जनसंख्या की, तो द्वितीय क्षेत्र में जो जनसंख्या होती है वो प्राथमिक क्षेत्र से कम, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है प्राथमिक क्षेत्र से कम जनसंख्या हमारी आएगी सेकेंडरी सेक्टर में। जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है उसमें जो जनसंख्या होगी वो प्राथमिक क्षेत्र से कम होगी, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो है प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है उसमें जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से कम होगी। अब जीडीपी में इसका क्या योगदान है। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है विनिर्माण, जिसमें उद्योग जगत आ जाता है, काम धंधे उद्योग जगत जितने भी कल कारखाने हैं, तो उसमें जो हमारी जीडीपी है भारत की, उसमें क्या योगदान है उसका। तो इसमें योगदान है इसका प्राथमिक क्षेत्र से अधिक, प्राथमिक क्षेत्र से अधिक। जो जीडीपी में दूसरे क्षेत्र से, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है द्वितीय क्षेत्र, जीडीपी में इसका जो योगदान है, तो जीडीपी में योगदान है इसका प्राथमिक क्षेत्र से अधिक योगदान है इसका। अब उसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि हमारा तीसरा क्षेत्र आता टर्शरी सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र। जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, टर्शरी सेक्टर, इसमें बात करते हैं, इसमें क्या आता, जो हमारा तीसरा क्षेत्र है टर्शरी सेक्टर, इसमें हम रखते हैं सेवा क्षेत्र। जितनी भी सेवाएं हैं वो तीसरे क्षेत्र में काम करती हैं, टर्शरी सेक्टर में। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, कोई दुकान है, मान लीजिए कोई भी दुकान है, तो आप उससे कोई सामान लेकर आते हैं, सामान के बदले आप उसको पैसा तो देते हैं, लेकिन वो भी तो आपकी सेवा कर रहा है, वो भी तो सेवा कर रहा है।
भले आप उसको सामान के बदले कुछ पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो एक सेवा का ही काम कर रहा है। शिक्षा क्षेत्र, मान लीजिए जितने शिक्षा हैं ये सेवा क्षेत्र का हिस्सा है शिक्षा, क्योंकि आप शिक्षा जहाँ से ग्रहण करते हैं वहाँ पर भी तो आप कुछ धन देते हैं, कुछ देते हैं, तो ये शिक्षा क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। कोई वकील है, वकील से आप कोई सलाह लेते हैं, कोई कानूनी मामले में अपना काम कराते हैं, तो वकील को भी तो आप कुछ उसकी सेवा के बदले देते हैं। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को भी आप दवाई लेते हैं कोई, तो उसको भी तो सेवा के रूप में आप कुछ धन देते हैं। तो ये सारे क्षेत्र मान लीजिए सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं सेवा क्षेत्र में। तो जो मेन चीज़ आ जाती है हमारी टर्सरी सेक्टर में, उसको हम सीधा सेवा क्षेत्र बोल देते हैं। सेवा क्षेत्र में हम बहुत सारी चीज़ आती है, सेवा क्षेत्र में रखते हैं। अब जो सेवा क्षेत्र है हमारा टर्सरी सेक्टर, तो इसमें बात करें कि जनसंख्या कैसी होगी, सबसे कम जनसंख्या इसी में होती है। सबसे कम जनसंख्या जो टर्सरी सेक्टर है उसमें जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र में काम करती है। सबसे कम जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र में काम करती है। और अगर जीडीपी में बात करें, जो भारत की जीडीपी है उसमें योगदान की बात करें, तो सबसे ज़्यादा योगदान इस क्षेत्र से ही आता है। सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा योगदान है हमारी इकोनॉमी में, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा योगदान है तीसरे क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र से। बात कर लेते हैं जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सेवा भी देखिए दो प्रकार की होती है। जो सेवा है वो दो तरह की सेवा होती है। दो तरह की सेवा कैसे होती है? एक आर्थिक सेवाएं होती हैं और एक आर्थिकेतर सेवाएं होती हैं। एक तो आर्थिक सेवाएं हो गई और एक आर्थिकेतर सेवाएं हो गई। आर्थिक सेवाएं क्या होती है? शिक्षा हो गई, बैंकिंग हो गई। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप शिक्षा, बैंकिंग, ईटीसी और बहुत सारे क्षेत्र हैं। आर्थिक सेवाएं, देखिए ये वो सेवाएं हैं, आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी बैंकिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको उस सेवा के बदले कुछ धन मिलेगा या उस सेवा के बदले आपको कुछ भी मिलेगा। तो जिस सेवा के बदले कुछ मिले, कोई धन मिले या अब कुछ भी मिले आपको, तो सेवा के बदले जो हमको धन मिलता है वो तो हमारी आती है आर्थिक सेवाएं। आर्थिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं में शिक्षा हो गई, बैंक, आप मान लीजिए पढ़ाने का काम कर रहे हैं कहीं और आपको उसके बदले में कुछ मिलता है, कोई धन मिलता है, तो वो आर्थिक सेवा है। बैंकिंग में काम कर रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र में आप काम करते हैं तो उसके बदले आपको जो धन मिलता है वो भी एक सेवा है। तो वो आ गई हमारी आर्थिक सेवाएं। आर्थिकेतर सेवाएं की बात करते हैं। जो आर्थिकेतर सेवाएं होती हैं, माता पिता की सेवा मान लीजिए, माता पिता की सेवा, परिवार में सेवा कर रहे हैं आप, कोई भी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो वह ऐसी सेवा को हम रखते हैं आर्थिकेतर सेवा में, यानी कि जिनके बदले सेवा करने के बाद आपको कुछ ना मिले। किसी व्यक्ति की सहायता करना मान लीजिए, मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है और आपने उसको रोड पार कराई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कुछ धन देगा। हाँ, आपको दुआ देगा, वो है अलग है, लेकिन जो आप किसी की सहायता कर रहे हैं और उसके बदले आपको कुछ ना मिले, तो वो हम रखते हैं आर्थिकेतर सेवाएं में, यानी कि जिनके बदले हमें कुछ ना मिले वो सेवाएं होती आर्थिकेतर सेवाएं, और जिन सेवाओं के बदले हमें कुछ मिलता है वो आती है आर्थिक सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों, हमने बात करी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और ये हमारी आज पहली क्लास थी। हम
जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको ऐसे ही आगे पढ़ते रहेंगे। आज पहली क्लास थी, आप कमेंट करके बता सकते हैं पहली क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।